तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले भैया अपने सीपी एंड सीवी के रिलेशन के बारे में। ठीक है, हमारा जो सीपी और सीवी होता है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जिसकी वैल्यूज क्या क्या होती है हम लोग पिछले लेक्चर से कवर अप करते हुए आ रहे हैं। तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में 4 रिलेशन आपको पढ़ना होता है इसके अंदर, जिसमें से एक रिलेशन जो होता है सीपी माइनस सीवी, जो कि हम आइडियल गैस इक्वेशन के लिए निकालते हैं, जो कि हमने पहले भी निकाला था। ठीक है, जब हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस पढ़ रहे थे तो आइसोबेरिक प्रोसेस में ही हमने इस चीज को एक बार कैलकुलेट आउट कर लिया था भैया। एंड फिर से इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि एक लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है कि आपके पास में भैया या तो ये रिलेशन प्रूव करने के लिए बोल देगा, या फिर सीपी और सीबी के बीच में ये रिलेशन प्रूव करने के लिए बोल देगा, या फिर ये आएगा तो आप आइसोबेरिक से कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और मेथड बता दूंगा आपको करने का, और एक रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो अपने सीपी और सीबी के बीच में 4 रिलेशन आपको पढ़ने को मिलता है अपने सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद सुनना। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो पूछता डायरेक्टली आपको लॉन्ग, ये जब भी आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, तो पूछता है कि प्रूव दैट फॉर अ होमोजीनियस फंक्शन, अगर होमोजीनियस फंक्शन के लिए पूछेगा तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना पड़ता है। होमोजीनियस फंक्शन मतलब एंट्रोपी इज द होमोजीनियस फंक्शन होता है, जिसके 3 वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो उसके ऊपर को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके ऊपर इसको सेपरेट करके हम लोग उसको डिफाइन करेंगे अच्छे से, वो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको परफेक्ट गैस के लिए, परफेक्ट गैस मतलब वही फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स यूज करके आप आइडियल गैस इक्वेशन वैल्यू यूज करके आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस पूछे तो ये दोनों रिलेशंस आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एंड फिर आपको वंडरवाल फोर्स के बारे में आपसे ये इक्वेशन पूछता है, जिसमें से पहले तो आपको वंडरवाल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड उसके बाद आप ये रिलेशंस कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी आता है इनमें से, अगर देखो मैं चारों इक्वेशंस को लाइन वाइज लिखा हूँ कि अगर ये इक्वेशन आएगा तब भी ये तीनों तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन आएगा तब भी ऊपर के दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे, ये आएगा तब भी तुमको ऊपर वाला ये प्रूफ करना पड़ेगा, और ये सिंपल आता है तो इन तीनों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैंने इन चारों को एक लाइन वाइज रखा है, इसको एकदम लास्ट टॉपिक में कवर अप कर रहा हूँ। मतलब इससे पहले हमने बहुत सारी टॉपिक्स कवर अप करी है ना, बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करी है, पर बीच में मैंने इसको इन्वॉल्व इसलिए नहीं करा है क्योंकि लास्ट में इसलिए इसको रखा हूँ भैया, क्योंकि लास्ट में इसको सारे टॉपिक्स हमने जितने भी तक पढ़े हैं ना, हर एक टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे, फिर थर्ड वाले को, फिर एज फोर्थ वाले को प्रूफ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लो भाई, फिर हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो आई थिंक आपने अभी नोट कर लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्रूफ करने के लिए देखो, पहले हम लोग देखो इन चारों में से जो भी आपसे पूछेगा, ठीक है, तो पहले आपको पहला वाला ही निकालोगे तभी जाके चारों पे पहुंचोगे। जब तक आप ये पहला रिलेशन प्रूफ नहीं करोगे भाई, बाकी किसी और पे नहीं पहुंच पाओगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो पहले आपको देखो, अब ये मान के चलना कि कम से कम 50 मिनट का अपना ये लेक्चर होगा। ठीक है भाई, तो दिल थाम के एकदम आराम से बैठना। ठीक है, अब इसमें करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले ये वाला इक्वेशन प्रूफ करने के लिए ना हम एंट्रोपी का यूज करते हैं। ठीक है, और एंट्रोपी के बारे में आप क्या जानते हो, लेट ऐसा लिखते हैं, लेट एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ, लेट एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, लेट एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्योंकि हमको पहले से भाई पता होता है एंट्रोपी जो होता है हमारे पास में, जिसको हम एस से बेसिकली दिखाते हैं, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। मतलब उसके 3 वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, 3 वेरिएबल्स उसके होते हैं। ठीक है, तो हम उसमें से 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे, तीसरा भी यूज करेंगे बाद में, टेंशन ना लेना, हम तीसरे वेरिएबल को भी यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज होगा अभी देखना। पहले क्या करेंगे, हम ये सपोज करेंगे कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का पहले लेके चलते हैं, फिर प्रेशर पे बाद में डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हमको पहला रिलेशन क्या निकालना है भाई, प्रेशर पे, चलो देखते हैं। तो एंट्रोपी को जब फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखते हो, आपको याद है, एंट्रोपी हो गया यस इज द फंक्शन ऑफ, कौन सा वेरिएबल है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, है ना, ये हमारे पास में फंक्शन होता है। एंड अगर आपको एक चीज याद हो, इसको हमने टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में कैसे लिखा था, अगर ऐसा कोई फंक्शन और इस फंक्शन को आप टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, आप कैसे यूज करते हो, याद है। ये अगर टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो दिस इज द इक्वेशन। ये फंक्शन को पहले एक बारी पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद एट कांस्टेंट, पहले वॉल्यूम के पहले टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
एंड टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर, फिर प्लस लिखा जाता है, फिर उसके बाद सेकंड वाले को सेकंड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो एट कांस्टेंट टेम्परेचर टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम। इस तरीके से टोटली इनको डिफरेंशिएट किया जाता है ना। ये हमने पीछे बहुत सारे लेक्चर्स में करते भी आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो आई थिंक आपके लिए चीजें आसान हो गई होंगी, क्योंकि अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को आप चाहते हो टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखना, तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है, ठीक है। और एक काम हम करेंगे, अब हम दोनों साइड में ना, जैसे ये इक्वेशन हमारे पास में तैयार होता है, हम दोनों साइड में dt से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाई dt ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों साइड में भाई बोथ साइड, दोनों साइड में dt से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ही दोनों साइड में dt से डिवाइड करोगे तो ये चीजें क्या होंगी? ये हो जाएगा ds बाई dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इनकी बातें करें, अब हम टोटल dt से डिवाइड करने वाले हैं, तो ये dt तो खत्म हो जाएगा, तो ये चीज अपनी बचेगी, और ये क्या है अपना डेवा s बाई डेवा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम बचेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज अपना खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये जो चीज है ये तो एज इट इज रहेगा ही, अब dv में अब dt से डिवाइड करने वाले, तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ेगा इधर पे, तो प्लस करके लिखोगे ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड dv बाई dt, ये अपना एक dv है ना, टोटल वाला है अपना, इधर पे अपने टोटल वाले भाई, ठीक है। तो dv बाई dt ये अपना एक टर्म बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे पहला इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एंट्रोपी को फंक्शन मान लेंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, एंड उसके बाद उसको जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को अगर हमको टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है भाई, ठीक है। एंड उसके बाद जब हम दोनों साइड में dt से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद दोनों साइड में dt से डिवाइड करोगे तो इधर पे ds बाई dt मिलेगा, इधर पे अपनी वैल्यूज मिलेंगी, ये dt से dt खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद ये वैल्यूज तो एज इट इज रहेगी, एंड इसमें dv से dt से डिवाइड कर दो तो ये बन के आपको मिलेगा, ठीक है। एंड जैसे ये हो जाता है तो आप एक काम करोगे, पता है क्या, इनको एट कांस्टेंट, देखो हमारे पास में टेम्परेचर वॉल्यूम तो हो गया था, ठीक है, और एंट्रोपी हमारे पास में तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है, प्रेशर का भी, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हम इनको चलाने वाले हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे भाई इनकी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में तीनों वेरिएबल्स है, इधर पे हमने दोनों वेरिएबल्स यूज कर लिए, तीसरा भी यूज करके देखते हैं उस पर क्या वैल्यू आएगी। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी वैल्यू देखते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कैसा हो जाता है, इन चीजों को हम पार्शियल के फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना। जब कोई भी डिफरेंशिएशन आपको पूरा पता होता है एंड उसको अगर किसी कांस्टेंट टर्म पे लिखना होता है तो आप उसको पार्शियल फॉर्मेट में लिखते हो और कांस्टेंट टर्म को बाहर दिखाते हो, इज इक्वल टू, ये चीज में तो पहले से इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। एंड प्लस ये भी अपने आप में एक इक्वेशन पहले से, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें देखो भाई अपना हो जाएगा डेवा v बाई डेवा t एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अपना चेंज करेगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास में ये जो वैल्यू है कांस्टेंट प्रेशर पे पार्शियल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे पार्शियल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना तो क्लियर है आपको, आई थिंक आपको क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। चलो ये चीजें तो हो गई भाई, अभी कोई डाउट वाली बातें नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनको अप्लाई करते हो तो फिर अगला जो काम होगा, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है Cp माइनस Cv का, तो Cp माइनस Cv का रिलेशन निकालने के लिए आप एक काम करोगे, इन दोनों साइड में, मतलब जो हमारे पास में ये इक्वेशन दिख रहा है ये लास्ट वाला, इनमें t से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बोथ साइड में आप क्या करोगे, t से मल्टीप्लाई। अब मैं क्वेश्चंस को मिटाने वाला हूँ क्योंकि अपना ये लेक्चर लंबा चलेगा भाई, हमको ये सारे क्वेश्चंस को बाद में जरूरत पड़ने वाला है, तो मैं सारी चीजें मिटाने वाला हूँ, ठीक है। देखो पहला इक्वेशन प्रूफ करके लाना, इसलिए मैं पहले को छोड़ रहा हूँ, बाकी चीजों को मैं बाद में लिखते चलूंगा, ठीक है। और क्या करना है अपने को, इधर से कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है, तो इधर की भी चीजों को मैं मिटा देता हूँ भाई, ठीक है भाई। चलो सुनना, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करने वाले, दोनों साइड में t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे अगला जो काम होगा हमारा मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टी, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने, ये तो क्वेश्चन का पार्ट था भाई, इसमें मत मिलाना, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट था अपना। हम इस इक्वेशन में टी से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में, जैसे ही टी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, टी डेवा एस बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, इज इक्वल टू, टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी डेवा एस बाई डेवा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एंड प्लस में फिर से टी डेवा एस बाई डेवा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेवा वी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास में एक वैल्यूज बनेगी जब हम दोनों साइड में टी से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी
नॉर्मल सा फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो टी डेवा एस बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, टी डेवा एस बाई डेवा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपको याद हो मैंने पिछले लेक्चर में जब ये बातें बताई थी, तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला तुमको दिख रहा है भाई, ये वही चीज तो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, एक्चुअली में हीट का फॉर्मूला किस तरीके से दिखाते हो, हीट इज इक्वल टू होता है सी पी डी टी, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, एंड एक होता है सी वी डी टी। ये हमारे पास में हीट का दो फॉर्मूला होता है सी का, ठीक है। एंड क्यू इज इक्वल टू आपको पहले से पता होता है, ये होता है टी डी एस, है ना, टीडीएस। तो इधर से अगर आप सीपी की वैल्यू निकालो, इनसे अगर सीपी की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, टी डीएस बाई डी टी, है ना। और ये कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे पार्शियल फॉर्मेट में हो जाएंगे, तो इस तरीके से दिखेगा। तो सीपी की जो वैल्यू बनेगी डेवा एस बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम इधर से एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज होती है ये एक्चुअली में सीपी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एंड ये वाली जो वैल्यू होती है भैया वो सीवी को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में। इनका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। बाकी जो चीजें बन रही है भाई उनको ऐसे एज इट इज लिख लो, ठीक है। अब एक काम तो हमारे यहाँ से हो गया, हमारे पास में सीपी और सीवी निकल के आ गए, ठीक है। तो हमारा एक काम हो गया कि चारों रिलेशन में जो हमको सीपी और सीवी चाहिए था वो बन के आ गया। तो सीपी माइनस सीवी को इस साइड पे लेके आओ, सीवी हो जाएगा, एंड बाकी चीजों को ऐसे लिख लो, ठीक है भाई। डेवा वी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोला जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हम लोग इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। तो हर एक इक्वेशंस को याद रखते चलना, ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अच्छी बात ये, आपने ये चीज भी पढ़ के रखी है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको पता है ये वाला टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो डेवा एस बाई डेवा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिख रहा है भैया, ये रिप्रेजेंट करता है अपने मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशंस का फोर्थ वाला पार्ट, जो कि हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से निकालते हैं, जिसकी वैल्यू होती है डेवा पी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो फोर्थ रिलेशन होता है मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशंस का भैया, ये यही तो होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है यही तो ये रिप्रेजेंट करता है ना। और अगर ये यही रिप्रेजेंट करता है भाई, तो हम ऐसा कर सकते हैं बाई मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस, थर्मोडायनामिक्स रिलेशन, ठीक है। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन कौन सा वाला भैया, फोर्थ वाला, ठीक है। मैक्सवेल का जो फोर्थ वाला थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है, जो कि हम लोग हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से निकालते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो इस तरीके से दिखता है। एंड अगर इस तरीके से दिखता है तो हम इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें भैया, तो ये चेंज हो जाएगा इस फॉर्मेट में, एंड हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा, फिर से भाई ध्यान से देखना, ये देखना। चलो अब Cp माइनस Cv तो अपनी जगह पे है, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो Cp माइनस Cv अपनी जगह पे है, ये T अपनी जगह पे है, एंड इनकी जगह पे मैं ये पुट करता हूँ, तो डेवा P बाई डेवा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड ये चीज देखो अपनी जगह पे। तो हमारा जो पहला रिलेशन चाहिए था हमको, ये बन के मिल गया, जिसको हम नाम देंगे भाई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो हमको जो पहला पूछ के रखा था भाई, प्रूव दैट, ठीक है, कि ये इक्वेशन प्रूव करके बताओ, हमारा सेटिस्फाई करके मिल जाता है। इस तरीके से इसको प्रूव करा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें पहले से प्रूव करी गई हैं, बस आपको धीरे धीरे कैलकुलेशंस देखना है किस तरीके से कैलकुलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये मत कहने लगना भाई कि ये कभी आप प्रेशर पे निकाल लो, कभी टेम्परेचर पे निकाल लो, कभी किस पे निकाल लो, ये फॉर्मेट होता है उसको करने का, और ये चीजें पहले ही साइंटिस्टों ने करके रखी है, तो बस हमको पढ़ना है, ठीक है। और वैसे भी तुम लोग भी तो साइंटिस्ट बनने वाले हो, तो देखते कितना दिमाग लगाते हो तुम लोग। और अभी अगर कंफ्यूजन में रहोगे फिर पता नहीं कौन से वाले साइंटिस्ट बनोगे यार तुम लोग। चलो, तो ये एक इक्वेशन बन गया अपना, जो पहला रिलेशन प्रूव करना था। सेकंड रिलेशन में क्या करना है, अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास में दो इक्वेशंस बन गए जिनका हमको बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू टी डेवा एस बाई डेवा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डेवा, इस तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेवा वी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये इक्वेशन को मैंने ऊपर लिख दिया है और ये हमने प्रूव करके अभी लाया था, ठीक है। तो आप लाइंस को ध्यान रखना, मैं कैसे कैसे लाइंस को यूज कर रहा हूँ भाई, क्योंकि लाइन अगर भूल गए तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एंड इस चीज़ों का मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप जाके वहाँ पे आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाके हमको ज्वाइन कर लो भाई, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स आपको मिल जाएंगे इस चीज़ों के, ठीक है। जो भी नोट्स चाहिए आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, सिलेबस का नोट्स चाहिए, टॉपिक्स का नोट्स चाहिए, ठीक है, क्लासेस का नोट्स चाहिए, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। चलो अब अगला काम जो होगा, हमने ये रिलेशन अभी तक प्रूव करा है सेकंड इक्वेशन तक, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाई
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स कहता है डी यू इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स बोलता है। एंड उसमें अच्छी चीज ये है कि हम डी की कोई वैल्यू जानते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी। ये एक्चुअल में पूरा रिलेशन होता है। डी क्यू मतलब ये इसकी वैल्यू कहाँ से आ गई भैया? तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स हमको पता है डी क्यू जो होता है टी डी एस के बराबर होता है। एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है? डी डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो वहां से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो कंफ्यूजन में मत रहना भाई। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू होती है टी डी एस। ठीक है, एंड ये हमारे पास में वैल्यू बनेगा फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों साइड में डीवी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों साइड में डीवी से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाई डीवी ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में हम डीवी से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास में पी के फॉर्मेट में फंक्शन जो इक्वेशन था हमारा वो पी के फॉर्मेट में दिख रहा था। उसके वैल्यूज लाने के लिए क्या करेंगे? डीवी की साइड, दोनों साइड में हम डीवी से डिवाइड करने वाले हैं। जैसे ही दोनों साइड में डीवी से डिवाइड करोगे भैया, टी तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये हो जाएगा डीवी डी एस बाई डीवी हो जाएगा इज इक्वल टू डी यू बाई डीवी कर लो। ठीक है, एक काम। और दूसरा ये हो जाएगा पी, और डीवी से डीवी में डिवाइड कर लोगे तो भाई तो खत्म हो जाएगा, फिर तो बात ही नहीं है कोई, तो है ना, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो डी यू जो ये अपना ये वाला काम है पी डीवी वाला, उसमें डीवी से डिवाइड करोगे तो डीवी से डीवी निपट जाएगा, पी अपना सिंपल बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, एंड कोई डाउट होगा तो भाई प्लीज कमेंट करो यार। ठीक है, कमेंट करना। अच्छा आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है पता है? अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास में जो एंट्रोपी का तीनों वेरिएबल्स था, ठीक है, उसमें क्या था? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। हमारे पास में तीन फंक्शन मतलब तीन वेरिएबल्स थे। इसमें हमने तीनों का यूज तो पहले कर लिया है, अब दोबारा से यूज करेंगे फिर से। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स में चलेंगे और यहाँ पे हमने फिर से एंट्रोपी यूज करी है दोबारा से, तो दोबारा से फिर हम उन तीनों फंक्शंस का यूज करेंगे। पहले यूज करेंगे, ठीक है, अब ये चीजों को ध्यान रखना। पहले हम यूज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम इस पूरे फंक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेक करेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसकी जब वैल्यूज निकालने जाओगे क्या होगा? टी, ये क्या हो जाएगा? डेवा एस बाई डेवा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये जो भी डी वाले फॉर्मेट है वो किस में हो जाएंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में। ठीक है, ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए भाई। जिनको नहीं आता ना, पिछले वाले लेक्चर्स में जाओ, जा जाके देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा ये चीजें मैं कैसे करा रहा हूँ। जब मैंने मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन करवाया था ना भाई, वहां पे मैंने सारी चीजें अच्छे से कैलकुलेशंस करनी बताई थी। तो अगर आपको ये चीज नहीं करनी आती भाई तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। फिर तो आपको होगा कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो ये चीजें पहले सीख लो भाई, और सीखने के लिए आप मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन जाके पिछले लेक्चर में देख लो आपको। अच्छा ये तो प्रेशर का है ना, तो प्रेशर रहने दो। ठीक है, अच्छा ये प्लस का पी है, चलो प्लस का पी छोड़ देते, फिर क्या ही फर्क पड़ता है। अब अगर ध्यान दो, चलो ध्यान दो, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है इसको नाम दे के इक्वेशन नंबर थर्ड है। ठीक है, इसको बोला जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को और फर्स्ट को अगर ध्यान से देखो, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है तुमको? फर्स्ट में देखो टी डेवा एस बाई डेवा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी डेवा एस बाई डेवा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब हमने एक तरीके से इधर से ये जो तामझाम हमने करा है, इधर से हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली है भाई, इतना आ गया है। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, हम थर्ड वाली इक्वेशन की जो वैल्यू आई है इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करोगे ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, इनकी जगह पे हो जाएंगे ये वाले लोग, तो इनको उठा के रख दो, डेवा यू बाई डेवा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, प्लस का पी है, एंड इसमें मल्टीप्लाई करना है भाई किनसे? इनसे मल्टीप्लाई करने का है। अच्छा एक हाँ ठीक है, एंड इनसे मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो जाएगा डेवा वी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज द रिलेशन नंबर, मतलब इक्वेशन नंबर 4। और ये हमारा सेकंड रिलेशन तैयार हो गया। जो हमको एक्चुअली में सेकंड रिलेशन निकालना था वो हमारा यही था ना। अगर आपने नोट करा होगा तो सेकेंड रिलेशन हमारा एक्चुअली में यही था, डेवा यू बाई डेवा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस में पी पहले रहा होगा। ठीक है, एंड उसके बाद में इसमें डेवा वी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर से मल्टीप्लाई था। तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, जिनकी हमको जरूरत थी। मतलब जो हमारा सेकेंड रिलेशन था फॉर अ परफेक्ट गैस, है ना, जो सेकेंड रिलेशन था फॉर अ परफेक्ट गैस, उसकी वैल्यू भाई ये बनेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे क्या करना है? अब आगे जो तीसरा रिलेशन है जिसमें हमने नाम दिया था आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वो प्रूफ करने के लिए अब अपने आइडियल गैस को यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखो अभी हमारा इसी की कहानी चल रही है। हमने अभी तक
कितने टर्म कांस्टेंट टर्म्स का यूज करा है? अभी तक हमने एक कांस्टेंट टर्म का यूज करा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई ध्यान देना, तीन वेरिएबल्स थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसमें से अभी तक हमने सिर्फ टेम्परेचर वाली कहानी यूज करी है। मतलब अभी प्रेशर और वॉल्यूम वाले चीज बचे हुए, अभी उनका यूज करना बाकी है। ठीक है, तो उनका यूज कैसे करेंगे अब लिखेंगे। इसके बाद बाई आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, बाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है भैया? दिस इज द पीवी इज इक्वल टू आर टी। सिंपल सा है, पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर हम इनको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, नॉर्मली अगर हम डिफरेंशिएट करें कि क्योंकि हमारे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट है, अभी तक हमने टेम्परेचर कांस्टेंट की चीजें देख रहे हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट अगर हम इनको डिफरेंशिएट कर दें, क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू आर डी टी। खत्म। टी का करे तो टी तो खत्म हो जाएगा भाई, क्या कहते हो? टी तो खत्म ही हो जाएगा ना, टी का जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से ही कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो टी को डी टी कर देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो हमारी। ठीक है, अच्छा, कहाँ पे पहुंचे हम लोग? अब हम क्या काम क्या करेंगे? देखो अभी तक हमने काम क्या करा है, हमने एक काम करा है कि हमने अभी तक इसको कांस्टेंट प्रेशर पे एक बार चेक करा है। ठीक है, हमने इसको कांस्टेंट, कहाँ गया अपना रिलेशन नंबर 2? टेम्परेचर है ना अपना, dp बाई डी टी। एक बार इसको इसको एक बार टेम्परेचर पे निकालेंगे, एक बार प्रेशर पे। ठीक है, टेम्परेचर हमने यूज कर लिया है एक्चुअली में। चलो, आर का हो जाएगा dt। ठीक है, मेरे को लग रहा था ये मिस हो रहा है थोड़ी सी। ठीक है, आर का dt हो जाएगा। अब अगला काम क्या करेंगे? एट कांस्टेंट, देखो हमने टेम्परेचर वाला कांस्टेंट यूज कर लिया, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एक बार यूज करेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर, जो मैंने बोला था कि आपको तीनों वेरिएबल्स को तीनों बार यूज करना है। पहले हमने टेम्परेचर यूज कर लिया था, अब कांस्टेंट प्रेशर पे यूज करेंगे, फिर उसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तीनों चीजों को भैया आपको लाइन वाइज लाइन यूज करते हुए जाना है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे देखोगे तो भैया प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब है सीधा सीधा डीपी की वैल्यू जीरो। प्रेशर इज द कांस्टेंट, मतलब डीपी की वैल्यू जीरो होती है। तो जस्ट सिंपल आप ये काम भी कर सकते हो, पी डीवी इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू आर डी टी हो जाएगा भैया, तो डीवी बाई डी टी कर लो। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाई पी। ठीक है, डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? आर बाई पी। और मुद्दे की बात ये, हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे लिखा जाता है भाई? एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसको ऐसा लिख सकते हो, डेवा वी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे इज इक्वल टू आर बाई पी। ये बनेगा हमारे पास में एक रिलेशन, जिसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5 एट कांस्टेंट प्रेशर पे। सिमिलरली आप यही काम करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसी चीज को निकालोगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालने का तरीका भाई, मतलब dv की वैल्यू जीरो हो जाएगी। v मतलब कांस्टेंट, तो dv की वैल्यू जीरो, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे वन टाइम, तो dv की वैल्यू जीरो। ठीक है, जिस मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ये आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया, है ना? ये चीजें तो हमने पीछे भी डिस्कस करी थी। एंड यही चीज अगर आप ये करते हो तो अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, अब इसमें अगर पुट करें कि dv की वैल्यू जीरो है, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस में v dp इज इक्वल टू r dt बनेगा भैया। सिंपल, वी की वैल्यू जीरो तो dv की वैल्यू जीरो, बाकी ये चीजें बच जाएंगी अपनी। तो इधर से एक काम करो, dp बाई dt कर लो, dp बाई dt कर लो, और ये r बाई v कर लो। ठीक है, ये dt को इधर पे लेके आएंगे, v को उधर पे भेज देंगे। करेक्ट है? अब सुनना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहे थे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेवा p बाई डेवा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इज इक्वल टू r बाई v। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, दिख तो रहा है ना भाई तुम लोग को? चलो दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना r बाई। ठीक, मतलब हमने क्या करा, सिंपल सा dp बाई dt जब हमने निकाला तो उसकी वैल्यू r बाई वी है, और हमने ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहे थे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब काम क्या करेंगे सुनना, हमने ये जो वैल्यूज निकाली है फिफ्थ और सिक्स्थ वाली इक्वेशंस, अगर आप सेकंड इक्वेशन से मैच कराओ, ठीक है, सेकंड इक्वेशन से मैच कराओ, देखो कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको। डेवा p बाई डेवा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेवा p बाई डेवा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेवा v बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेवा v बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। भैया ये वैल्यूज तो सेम से मैच कर रही हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमको जो तीसरा रिलेशन निकालना था cp माइनस cv इज इक्वल टू r, अपना आसानी से निकल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये काम करेंगे अब। ठीक है, क्या करने वाले, हम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, ठीक है, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th
इन इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 5 और 6 को यूज करने वाले हैं। जैसे यूज करोगे तो क्या होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ये तो अपनी जगह पे, P भाई साहब को अपनी जगह पे छोड़ दो, इनकी वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ से निकालिए, हमने क्या निकाली है, R बाई V, और मल्टीप्लाई इनकी वैल्यूज यहाँ से निकाली है R बाई P। जस्ट सिंपल, तो ये हो जाएगा Cv माइनस Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर, है ना। तो एक काम करो, इसको आर टी कर लो, ठीक है, आर टी बाई पी वी, और इसको आर कर लो, ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इनको बाहर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में तो क्या फर्क पड़ता है, आगे पीछे कुछ भी कर लो। और देखो इधर मिलाओ, पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो किसी एक को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि हमको पता है भैया पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, हमको पहले से पता है। हम एक काम करेंगे, सी पी माइनस सी वी में किसी एक को हटा देंगे। किसी एक को हटाने का मतलब किसको हटाए, किसी को हटा दो, फिर क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो बराबर ही है। ये हो जाएगा आर, ये दोनों खत्म हो गए, तो अपना बन गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। रिलेशन नंबर थर्ड निकल गया, जो हमको एक्चुअली में चाहिए था। क्या था, तीसरा रिलेशन था फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, हमको यही निकालना था, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5 6 तो 7, ये इक्वेशन नंबर 7 बनेगा भाई, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। क्या हो गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर इज द इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। बाकी चीजों को फटाफट नोट कर लो एक बारी। तो जैसे इनको नोट कर लेते हैं, फिर हम लास्ट वाले इक्वेशन को प्रूव करेंगे, जो कि वंडर वाल्स इक्वेशन वाले पे था, ठीक है। तो वंडर वाल्स इक्वेशन का अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले पे इनको एक्सप्रेस करना होगा। उन फॉर्मूले को फिर वही, एक बार टेम्परेचर, एक बार प्रेशर, एक बार वॉल्यूम पे उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको फटाफट एक बार नोट कर लो भाई, जितना जल्दी हो सके नोट कर लो। हो गया भैया, चलो हो गया। इनका काम नहीं है, इनका भी कोई काम नहीं है भाई, ठीक है। चलो, अब जो लास्ट हमारे पास में वंडर वॉल्स यूज करना है, उनको यूज करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन अपने को बाद में चाहिए होगा, ठीक है। अब चलो, अब फ्रॉम वंडर वॉल्स इक्वेशन देखेंगे, वी नो, लिखेंगे आगे, वी नो वंडर वॉल्स इक्वेशन, ठीक है। हमको पहले से पता है भैया वंडर वॉल इक्वेशन क्या होता है, अब आपको आई थिंक नहीं पता होगा, तो ध्यान देना, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्व टू P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्व टू आर होना चाहिए था, ठीक है, इज इक्व टू आर टी। ये हमारे पास में एक इक्वेशन होता है, ठीक है। इस इक्वेशन को बोला जाता है एक्चुअली में वंडर वॉल्स इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको, वंडर वॉल्स इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी इक्वेशन को अब एक बारी टाइम के टी से, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको प्रेशर के रेस्पेक्ट, मतलब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये काम करेंगे, ध्यान देना। इस इक्वेशन को नाम देते, क्या नाम दूं, चलो कुछ नहीं नाम देते, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। हमारे पास में इक्वेशन नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। इस इक्वेशन 8 को हम क्या करेंगे, जिसको बोला जाता है, ये इक्वेशन में वंडर वॉल्स इक्वेशन बोला जाता है किसी भी स्टेट फंक्शन के लिए। इनमें ध्यान देना, इन चीजों का नाम क्या होता है, ये प्रेशर होता है, इनको पता है, वॉल्यूम होता है, आर पहले से पता है, गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी से अपना टेम्परेचर होता है। ए और बी वाली जो चीजें दिख रही हैं, ए को बोला जाता है भैया वंडर वॉल गैस कांस्टेंट, ठीक है, वंडर वॉल कांस्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये बोला जाता है, ठीक है। वंडर वॉल कांस्टेंट बोला जाता है, वंडर वॉल कांस्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए बोला जाता है। जब ना प्रेशर डिक्रीज करता है ना, तो प्रेशर डिक्रीज करने के केस में आप ये कांस्टेंट टर्म यूज करते हो, वंडर वॉल का ए वाला। जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो वंडर वॉल कांस्टेंट का ये बी वाला टर्म यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है वंडर वॉल कांस्टेंट, ठीक है। वंडर वॉल कांस्टेंट डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज करता है तो बी वाला यूज करते हैं, मतलब ए और बी ये दोनों सिंपल से वंडर वॉल कांस्टेंट टर्म होते हैं,
ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम। एक बार इसको वॉल्यूम पे डिफरेंशिएट करेंगे एंड एक बार इसको प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये दो काम करना है हमको। तो जब हम इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम से मतलब कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर दिया जाता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा डीपी बाई डी, ठीक है। प्लस में इनकी वैल्यूज क्या होंगी पता है, कोई बताएगा? ए बाई वी स्क्वायर, इसमें ए एक कांस्टेंट नंबर है, वी स्क्वायर भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो सिंपल है भाई, जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब इनको खत्म कर दो, ठीक है। एक काम, इनमें से किसी एक का कोई भी बता दो, ये भी जीरो हो जाएंगे भैया, ठीक है। तो ये भी जीरो हो जाएगा तो भैया ये भी खत्म हो जाएगा, सिंपल एज इट इज। उसके बाद वी माइनस बी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर की जो वैल्यूज बच रही हैं भाई, उधर की वैल्यूज में क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, उधर की वैल्यूज में, अच्छा ये तो अपना कांस्टेंट टर्म है ना वी माइनस बी, इसको कांस्टेंट बना के बाहर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे पी वी माइनस बी, ठीक है, तो वी माइनस बी कांस्टेंट बनेगा तो पी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी हो जाएगा। फिर वी माइनस बी और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों सब कांस्टेंट है, खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। फिर इधर वाली चीजों में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर पहले से कांस्टेंट होता है, और टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी टी बाई डी टी ही आएगा, मतलब वन हो जाएगा, तो भैया आर बचेगा, सिंपल सा लॉजिक ये है। मतलब इनको एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी, और ये v माइनस बी को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा dp बाई डी टी इज इक्वल टू आर बाई वी माइनस बी, ठीक है। और ये चीज हम किस पे निकाल रहे हैं, ये चीज हम निकाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा भैया डेवा p बाई डेवा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर बाई वी माइनस बी। ये बनेगा हमारे पास में एक रिलेशन जिसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। इनको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी इन रिलेशन का बाद में फिर हमको यूज करना है, क्योंकि हमको वॉन्डर वाले इक्वेशन वाला इक्वेशन प्रूफ करना है। वो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वॉन्डर वाला इक्वेशन होता है इसको एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इसको करने से पहले हम ऐसा लिख सकते हैं, पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको उधर पे भेज दूं तो डिवाइड नहीं कर देगा, आर टी बाई वी माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा। हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, हम इसको उधर पे भेज दें तो ये ऐसा दिखेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ये चीज मैं पहले भी कर सकता था, बट एक्चुअली मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज को बाद में भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम एक बारी कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफरेंशिएट करना था, एक बारी कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशिएट करना था एट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस चीज को एक लाइन बढ़ा के ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस इक्वेशन को ऐसा लिखो तब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, चीज तो वही है ना। तो अच्छा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर लिया तो कांस्टेंट प्रेशर पे करने के लिए क्या करेंगे, हमने इस इक्वेशन को जस्ट थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्मेट पे लिख दिया, मैंने v माइनस बी को उधर पे भेज दिया तो और अच्छे से सिंपलीफाई हो पाएगा अपना, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे t को जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएंगे जीरो, ठीक है। p को कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे p हो जाएगा जीरो। ये बचेगा, इनको डिफरेंशिएट करोगे तो भैया ये होगा कुछ इस तरीके से, v स्क्वायर है ना, मतलब v के पावर माइनस टू, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, v के पावर माइनस टू, इनको dt के फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करना है, इस तरीके से वो फंक्शन लिखा जाएगा। एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे, ठीक है, और पावर में से एक कम, मतलब माइनस का वी क्यू, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो इनका जो डिफरेंशिएशन करोगे टी के रेस्पेक्ट में ये इस तरीके से आएगा, और v के फॉर्मेट में है तो dv बाई dt बनेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन एक बार अपनी कॉपी पे करके देखना भैया, ये डिफरेंशिएशन करोगे इतना आएगा इज इक्वल टू, इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो r बाई वी माइनस टी को फर्स्ट फंक्शन, टी को बनाओगे सेकंड फंक्शन, ऐसा करना। r क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो r बाई वी माइनस बी को एक फंक्शन बना के अलग कर दो, t को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया हमारे पास में, सेकंड फंक्शन t है वो जीरो हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा, प्लस में सेकंड फंक्शन t है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो r एक कांस्टेंट छोड़ दो, वन बाई वी माइनस बी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, इनका डिफरेंशिएशन करना है भैया।
इनका डिफरेंशिएशन करोगे मतलब इनको ऊपर भेज दो, ये ऐसा हो जाएगा v माइनस बी के पावर -1, पावर -1 मतलब पावर को आगे कर लो तो ये हो जाएगा माइनस, और पावर में से एक कम करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब नीचे v स्क्वायर में हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा v माइनस बी का होल स्क्वायर बस। और ये dv बाई dt अपना dv बाई dt, इनका डिफरेंशियल और b का करोगे तो b का 0 हो जाएगा, तो v माइनस बी मतलब dv बाई dt माइनस का 0, तो ये अपना बनेगा इतना। इनका भी डिफरेंशिएशन एक बार आप करके देखना, इस चीज को फर्स्ट फंक्शन और टाइम जो है इसमें सेकंड, टेम्परेचर जो है इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, और हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने को, ठीक है। चलो ये तो हो गया अपने। अब इनको क्या करेंगे, dv वालों को एक साइड पे कर लो, dt dv वालों को एक साइड पे करते हैं, ठीक है। पहले इनको लिखते हैं, इस साइड पे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी आर वी माइनस बी का होल स्क्वायर dv बाई dt हो जाएगा। इनको लिखते हैं माइनस का 2a बाई वी क्यू dv बाई dt इज इक्वल टू आर बाई वी माइनस का बी, है ना, ये बनेगा हमारे पास में फंक्शन। मतलब इस चीज को मैं उठा के इस साइड पे लेके आ गया हूँ, ठीक है, तो उस साइड माइनस पे इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव। अब दोनों में देखो dv बाई dt कॉमन कर लो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन कर लो, तो कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा टी आर वी माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक काम और कर सकते हो, इसमें से टी आर बाई नहीं कॉमन कर लो, इनको डायरेक्ट पूरा कॉमन कर लो, टी आर वी बाई डी टी जो पूरा दिख रहा है ना, इन पूरे को कॉमन करते हैं, ठीक है। ये पूरा टर्म कॉमन करेंगे तो इधर से बचेगा 1 माइनस ये बचेंगे 2a बाई वी क्यूब, dv बाई dt तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, dv बाई dt का तो हो गया, बट इनका वाला इस तरीके से दिखेगा v माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टी आर, ठीक है। कॉमन करना है मतलब इनसे डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करने का मतलब ये इधर पे बचेगा, क्योंकि इनके पास में, इन वालों के पास में ये वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो dv वाला तो dv वाला तो है, dv वाला कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट ये वाली चीज इसमें कॉमन करोगे तो ऐसा दिखेगा, इज इक्वल टू आर बाई वी माइनस का बी, वो अपनी जगह पे है, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन भाई थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये वाले चीज का मैं यूज करूंगा, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, ठीक है, और उस चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या था ये वाला, dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर बाई वी माइनस बी इज इक्वेशन नंबर 9, ये हमारे पास में, ठीक है भाई। अब हम इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि हमको इनकी जरूरत अभी नहीं है, मैंने वहाँ पे लिख दिया है और आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इनको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो और सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा भैया, जैसे हमने इनको कॉमन करा है तो कुछ कट पिट रहा है, देख रहे हो, कुछ कटने पिटने में एक काम हो सकता है, एक काम कुछ काट पीट सकते हैं क्या, कुछ काट पीट सकते हैं क्या भैया, हाँ कट सकता है, आर से आर काट दो, वी माइनस बी माइनस से ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों साइड में तो कट जाएगा, तो ये बचेगा टी डिवाइड में वी माइनस का बी, और ये डी बाई डी टी, ठीक है, dv बाई dt। और एक चीज और, ये हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे चला रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे मैं डायरेक्टली यहीं पे कर लेता हूँ, अभी बाद में दिक्कत नहीं होगी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है भैया, तो कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अंदर का क्या होगा, 1 माइनस 2a बाई वी क्यूब वी माइनस बी का स्क्वायर बाई टी आर, ठीक है, ये अंदर वाली चीज है, उधर पे बचेगा 1, ठीक है। तो इन चीजों को मैं वहां पे भी भेज सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इन चीजों को वहां पे भेज दूंगा, अभी अभी इनको कोई काम नहीं इनका, ठीक है। चलो इन चीज़ों को मैं, इधर वाली चीज़ को मैं उधर पे भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डेवा टी को यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है, डेवा बी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, डेवा बी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं टी को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वी माइनस बी को उधर पे भेजूंगा, तो वो इक्वल टू में जाके क्या हो जाएगा, वी माइनस बी 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल सा वी माइनस बी बनेगा, ठीक है। और एक काम इधर से अपने को कुछ चलो डायरेक्टली लिख दूं मैं, इनको उधर पे भेज देते हैं, ठीक है, ये चीज उधर पे जाएगी तो डिवाइड करेगी, चलो इनको भी उधर भेज देते हैं, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई करेगा, इनको उधर भेज देते हैं डिवाइड कर लेगा, सिंपल सा ऐसा कर लेते हैं, वी माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस 2a बाई वी क्यूब, और ये वी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई आर टी, चलो टी आर लिखने से अच्छा है आर टी लिखो, अच्छा सुटेबल लगता है ना, तो आर टी लिखो चाहे टी आर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब एक काम करना होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमने जो नाम दिया था ये एक वॉल्यूम है, और ये बी जो है वो वन रिवॉल्व्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वो वन रिवॉल्व कांस्टेंट कब यूज करा जाता है, जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो हम अगर ये मान के चले बी इज लेस देन वी, हम अगर ये मान के चले जो बी हमारे पास में वो वी से बहुत छोटा है, क्योंकि ऑलरेडी जब वो तभी मिलता है जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जब वॉल्यूम बहुत कम होता है ना,
तभी ये मिलता है, ठीक है। तो हम अगर ये मान के चले कि b इज लेस देन v, या b v से बहुत छोटा है, क्योंकि v जब तक डिक्रीज नहीं करके नीचे जाएगा तब तक b की वैल्यू नहीं मिलती। जब b जो v होता है जब उसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना, उसी को तो b बोला जाता है, वन ओवर कांस्टेंट बोला जाता है। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। जब नहीं पता है तो ये ध्यान देना कि जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है ना, जब वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो उसी चीज को हम लोग b बोलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि भैया b इज लेस देन v, b की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसी को b बोला जाता है, वन ओवर कांस्टेंट बोला जाता है फॉर वॉल्यूम टर्म्स के केस में, ठीक है। तो मतलब b इज नियर अबाउट जीरो। हम ये मान ले कि b की वैल्यू नियर अबाउट जीरो के बराबर है। b की वैल्यू कितना ही कम होगी तो हम ये मान के चलते हैं जीरो के बराबर, उससे नीचे जाएंगे तो निगेटिव फॉर्मेट में चला जाएगा फिर, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं भैया कि b जो है वो लगभग जीरो के बराबर है। मतलब इसमें अगर ये वैल्यूज पुट करें क्या कर सकते हो आप, ये वैल्यूज पुट कर लो भैया। तो इधर पे अगर ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास में ये बनेगा t डेवा v बाई डेवा t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू v माइनस का v डिवाइड बाई 1 माइनस 2a बाई v क्यूब, इधर पे हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी। ध्यान देना भैया, ये पे करोगे इधर पे b की वैल्यू जीरो पुट करते अगर मान के चलते ऐसा कोई सिनारियो है हमारे पास में, अगर ये चीज हमारे पास में है तो b की वैल्यू b की वैल्यू लगभग जीरो के बराबर होगी और जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस बी, मतलब v स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से स्क्वायर निपट जाएगा, ठीक है। और अपने को प्रूफ क्या करना था भाई, अपने को क्या प्रूफ करना था हम लोग को प्रूफ करके क्या लाना था भैया, प्रूफ करके क्या लाना था हम लोग को, नहीं दिख रहा है यार मेरे को। चलो पीछे कहीं पे होगा, उधर पे देख लेंगे बाद में, क्या फर्क पड़ता है। इधर से देखते हैं क्या क्या बचा है वही देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए बचा है अपने पास में डेवा वी बाई डेवा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू वी माइनस का बी बचा है 1 - 2a बाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो तो आर टी वी। हाँ यही तो चाहिए था, आर टी वी तो चाहिए था। हाँ अभी आ गया मेरे को, ये वाला फंक्शन हम लोग जो प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो इनको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 10, ठीक है भैया। ये हमारे पास में बना है इक्वेशन नंबर 10। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, अगर आप चीज एक ध्यान दो, देखना डेवा पी बाई, ये इक्वेशन जो सेकंड है इसलिए मैंने इसको मिटा के नहीं रखा है अभी तक, इसलिए मैं इसको बार बार यहाँ पे रखा हूँ। डेवा पी बाई डेवा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेवा पी बाई डेवा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और टी डेवा वी बाई डेवा टी डेवा वी बाई डेवा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हम एक काम कर सकते हैं ऐसा, इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर सेकंड में जाके पुट कर दे, ठीक है। क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। हम सेकंड इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को ले जाके भैया क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं। तो जैसे ही सेकंड इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करोगे, एक काम सीधा सीधा जो हमको वैल्यूज मिलेंगी, ध्यान देना। अभी तक मैंने कोई सेकंड कलर यूज नहीं करा है। चलो अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या फंक्शन मिलेगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी, और इनका ये पूरा मिलाएंगे तो ये बनेगा, उसकी जगह पे क्या है v माइनस बी डिवाइड बाई 1 - 2a बाई आर टी वी, ठीक है भैया। एंड इनकी जगह पे हमारे पास में ये फंक्शन है r डिवाइड बाई वी माइनस बी। तो सिंपल v माइनस बी से v माइनस बी निपट गया भैया। तो चलो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 1 - 2a डिवाइड बाई आर टी वी, या तो इतने पे छोड़ दो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन में था तो ऐसे ही करके छोड़ दो, और ऐसा ही क्वेश्चन में नहीं था तो एक काम और कर लो, इनको इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो टीवी से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इनको ऊपर भेज देना, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आई थिंक यहीं पे था, यहीं पे रहा होगा हमारा इक्वेशन जो हमको प्रूव करना है। दिस इज द लास्ट इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। हम यहाँ पे करके छोड़ देंगे, और ध्यान देना कि वांडर वॉल्स वाला कहाँ तक प्रूव करना था। अगर यहीं तक प्रूव करना होगा तो भैया खत्म हो गया अपना। अगर यहाँ से और आगे दिया होगा तो और आगे में क्या दिया होगा, आर टीवी से इसमें मल्टीप्लाई करोगे -2a, ये आर टीवी ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर टीवी डिवाइड बाई 1 माइनस डिवाइड बाई आर टीवी -2a और सीपी माइनस सीवी, ये ऐसा दिखेगा। अगर और सिंप्लीफाई फॉर्मेट में दिया होगा तो, ठीक है। तो यहाँ तक करके छोड़ दो तो ये अपना वॉन्डर वाला इक्वेशन बन जाएगा सीपी माइनस सीवी के रिलेशन से, ठीक है। तो अभी तक हमने जो करा है ना, वो कभी कभी ना क्वेश्चन के अंदर आता है, ये कभी कभी लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन के अंदर आता है, और कभी कभी इन चारों रिलेशंस में कोई एक रिलेशन तुमको कहीं पे दिख जाएगा भैया। तो प्रूव करने के लिए ये चारों रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, मतलब कैसे प्रूव करना है वो तरीका एक बता रहा था, ऐसे 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 से जाओगे भैया वो प्रूफ हो जाएगा अपना, ठीक है। तो एक सीरियस वाइज में चलते जाओ अपना प्रूफ हो जाएगा। एंड अच्छी बात आप लोग के लिए, अच्छी खबर ही आप लोग के लिए, अपना सेकंड यूनिट खत्म हो गया, ठीक है। सेकेंड यूनिट खत्म हो गया, मतलब उसमें एक टॉपिक बचा है, थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
तो किसी एक लेक्चर में हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे एंड वो पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी भाई। मतलब सेकंड चैप्टर जो अपना है, सेकंड यूनिट जिसको नाम दिया था हमने सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसका सेकंड यूनिट है अपने सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स का पार्ट ए का। तो ये उसका लास्ट टॉपिक था, जिसके बाद एक टॉपिक और है थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, जिसका आई थिंक कोई यूज नहीं पड़ता है कभी, पर फिर भी हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हम उसको पढ़ेंगे भाई। तो थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पे एक लेक्चर और आएगा भैया, और ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग कल लाइव भी आने वाले हैं, ठीक है, कल मॉर्निंग में 10 बजे, 10 हाँ सुबह के 10 बजे में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पार्ट जो चैप्टर 1 है हमारे पास में, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, उसका वन शॉट क्लियर करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भैया तैयार रहिएगा आप लोग सुबह 10 बजे, ठीक है। मैंने पोस्ट भी डाल दिया था कि कितने लोग तैयार हैं आप लोग, ठीक है। तो बताना तैयार हो कि नहीं तैयार हो, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो तैयार होके आ जाना भाई, ठीक है। स्ट्रिक्टली तैयार होके वहाँ पे आ जाना, तो हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कल सुबह 10 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। ना आज तो अपना यहीं पे खत्म करते हैं भाई, एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट भाई।